अभी आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया। जब उनकी सरकार थी, कंडेला कांड हुआ, 7-8 किसान मारे गए। 7 मरे। हाँ, तो लोकसभा चुनाव हुए, आपने इनेलो को समर्थन दिया था अभी 2024 में, तो उसके पीछे का क्या कारण रहा? देखो, दीपेंद्र ने बुलाया कि आपको हम उसका लोकसभा की टिकट देना चाहते हैं। जंत के दफ्तर में जाके हमने फिर मीटिंग की और बाद में आके भाग गए। अरे भैया, ऐसे ही भागो कि फिर मेरा बेवकूफ क्यों बनाया भाई? वैसे तो चौटाला से सबसे ज्यादा तो हम चौटाला नहीं पीटे। चौटाला ने हमारे सारे परिवार, इतना तो किसी ने भी नहीं किया था, तो बीजेपी ने भी नहीं किया मेरे साथ। मेरी घरवाली जेल में डाली। अच्छा। छोटे भाई की घरवाली जेल में डाली, मेरे को जेल में डाला, मेरे भतीजे को जेल में डाला, मेरे नौकर को जेल में डाला, हमारे ड्राइवर को जेल में डाला। जो ये कर सकता था वो गुंडागर्दी की। लेकिन फिर वो जैसे होता है ना कि वो दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं दूसरे से बदला लेने के लिए, इसलिए उसका किया था। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब पंजाब में चुनाव आने हैं, हालांकि थोड़ा समय है, तो तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ूंगा। जो पार्टी बनाई है वो भी कैंसिल करवाऊंगा। जब कोई मरना चाहता है तो मरे, मैं क्या कर सकता हूँ? जो 10 करोड़ खर्चेगा वोट तो हम उसको डालेंगे। आपने खर्चना ही नहीं, आपके पास खर्चा है नहीं, आपको हम वोट नहीं डालेंगे। जो 10 करोड़ खर्चेगा उसको वोट डालेंगे। हम सांसद घेरेंगे क्या? अंदर घुसेंगे, गद्दे वहीं डालेंगे, हमारा धरना वहीं पे चलेगा। मारना, हम आई मरने के लिए रहे हैं, या तो गोली मार देना या हमारी बात मान लेना। दोनों में से एक रास्ता चुन लेना आप। आज जो शख्सियत हमारे साथ है, उनकी पहचान एक किसान नेता के रूप में, एक ऐसे किसान नेता जो किसानों के अधिकारों के लिए अक्सर संघर्षरत रहते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने 10वीं कक्षा तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद पिता के साथ आप खेती करने लगे। तो मैं जो आप किसान नेता बने, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसके पीछे की कहानी जानना चाहूँगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जहाँ तक तो पढ़ाई का सवाल है, वो 10वीं भी पास नहीं हुई मेरे से। दूसरी चीज, कंपार्टमेंट आ गई थी, मैंने दोबारा पेपर नहीं दिया। दूसरी चीज ये है कि मेरी जो जिंदगी रही है वो एक, जैसे गांव में सबसे निचले स्तर का किसान होता है ना, तो उसकी रही है। मतलब जब हम बचपन में थे तो अब जब 5-7 साल का बच्चा हो जाता है, वो जितना करने का बिल बनता है, डंगर चुगाने का बिल बनता है, डंगर के पीछे चला गया, स्कूल से आया, चलो खेत में चला गया, रोटी दे आया, वहां से काम शुरू हुआ। और जब फिर काम करने का बिल बन गए तो फिर काम पर लग गए। तो अब जितनी देर स्कूल में भी पढ़े हैं, उतनी देर स्कूल के और घर के अलावा तीसरा काम कोई नहीं। तो स्कूल और खेत के अलावा बाकी काम कोई नहीं था। जैसे बच्चे खेलते हैं, उनको कुछ किसी तो वैसे कहीं दाएं बाएं का कुछ वो खाली होते हैं। तो कितने एकड़? तो हम तो कभी खाली रहे ही नहीं। स्कूल से आए, चाय पी, रोटी खाई और सीधे खेत में। सुबह उठे सीधे स्कूल में, स्कूल से आए तो सीधे खेत में। और फिर जब थोड़ा सा काम करने का बन गए तो कभी रात को 9-10 बजे से पहले हमारा काम खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद जब 10वीं कर ली और खेती में आए, फिर शादी से पहले कभी घर नहीं सोए, खेत में जाके खेत में रात को पानी लगाना। और बिजली भी तब तो रात को आती थी और एक 10-10 बार ट्रिप करती थी। ठीक है। और हौदी भी 50-50 फुट की, 60-60 फुट की थी। उनमें उतर के फिर रात को मोटर ने पानी नहीं उठाना तो रात को हो सकता है 4 बार उसमें उतरना पड़ जाए। तो इस स्तर की जिंदगी हमारी तो रही है। तो कितनी एकड़ जमीन थी आपके पास? जमीन हमारे पास
जो घर की थी वो हमारे पास 56 एकड़ जमीन थी। हमारे पिताजी के पास जो था वो 56 एकड़ जमीन थी घर की। तो आपने लेकिन अब नहीं है, काफी बिक चुकी उसमें से। अच्छा, बिक कैसे गई? टोटे में बिक गई और कैसे बिकती है? ये टोटा जो घर का कुछ करना नहीं और बाहर ऐसे घूमना है, और तो फिर मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदन घट जाती है। यही आंदोलन में जो आंदोलनों में भी दूसरा जो उधारे ले गया उसने वापस नहीं किए, और मतलब इस तरह की जिंदगी रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 78 में लास्ट में हमारा झगड़ा हो गया था किसी गांव वाले से, और उसमें फिर सजा भी हुई थी 5 साल की, और वो 84 में हम काट के बाहर आए थे। तो लेकिन वो जेल जो है, उस जेल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और उस जेल ने जो है हमें समाज में जो जीने काबिल है वो बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि वहाँ पे जो संगत मिली वो अच्छे लोगों की संगत थी, समझदार जो गांव के सीनियर आदमी होते हैं उनके साथ में रहे, बहुत कुछ सीखा। तो पहला आंदोलन कब लड़ा? देखिए, मैं तो 1992 में आंदोलन में आया था, और हमें तो जैसे मैंने बताया कि खेत के अलावा कुछ पता नहीं था। तो हमारे गांव में एक बार ये जो यहाँ गुरुकुल के आचार्य है ना, थे देवव्रत आचार्य, आचार्य देवव्रत जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उस वक्त किसान संघ के जिला प्रधान हुआ करते थे। ये एक बार गांव में गए, वहां पे हम 5, 7, 10 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी। मेरे को ये लगा कि हाँ यार, किसान के बारे लगना तो चाहिए, समस्या तो हमारी है, हमें भी साथ सहयोग तो देना चाहिए। तो मैं इनकी 3, 4, 5 मीटिंगों में गया। उसके बाद फिर एक हरियाणा में आंदोलन चल गया 1992 में, बिल रोको आंदोलन, जब भजन लाल ने रेट बढ़ाया था 29 रुपए पावर से 39 रुपए पावर कर दिया, तो वो आंदोलन चल गया। उस आंदोलन में फिर दाएं बाएं के लोग उसमें लग गए। फिर हमारे जो गुआंढ के लोग थे, कतलारी के, डोला माजरा के, उन्होंने आके हमारे गांव पंचायत की दूसरी तीसरी पंचायत में उन्होंने, गांव वालों ने मेरे को उसका गांव का प्रधान बना दिया। तो गांव के प्रधान से आप राष्ट्रीय प्रधान बने। बस अब तब से लगे फिर लगे रहे हैं अभी। तो आपने कई सरकारें भी देखी, कई आंदोलन भी लड़े। तो अगर बात की जाए अब तक की सरकारों की, तो अब तक जितनी भी सरकारें हुई, इनमें से कौन सी सरकार आपको लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ किया है, किसान हितैषी जिसे कह सकते हैं हम? देखिए, किसान हितैषी तो कोई भी नहीं है। मोटा मोटी ये मानिए कि पहली बात तो किसानों के ज्यादा मैटर सेंटर सरकार के अंडर होते हैं, जहां तक भाव वगैरह का सवाल है। दूसरी बात, जो स्टेट की होती है, स्टेट की जो भी छोटी मोटी, मतलब किसानों के लिए जो चाहिए वो तो कोई भी करके राजी नहीं है। ये तो ये देखते हैं कि तुम्हारा राज कैसे चलेगा। तो बाकी जितने मुख्यमंत्री आज तक बने हैं, उनमें ये मान लीजिए कि देवीलाल ने थोड़ा किसानों के बारे में सोचा है, और या फिर जो बंसीलाल जी थे, उनका ऑर्डर बड़ा सख्त हुआ करता था और तुरंत काम का हुआ करता था। रात को ही निकल पड़ते थे। हाँ जी, रात को ही निकल पड़ते थे, थानों में भी छापे लगते थे। हाँ। लेकिन किसानों का तो जो है, जब से तो हम देख रहे हैं तब से तो हर सरकार में आंदोलन हुए। मान लिया 1992 में हम यूनियन में आए, बंसीलाल भजनलाल की सरकार थी, उसने हमारे बंदे मारे, निशंक कांड हुआ, कादमा कांड हुआ। उसके बाद उनको बदला तो बंसीलाल की आ गई, बंदे तो बंसीलाल ने ही मारे सतनाली को। फिर उससे नाराज हुए, फिर देवीलाल पुत्र को बनाया चौटाला को, चौटाले ने उनसे भी ज्यादा मारे। 1700 गोली चली कंडेला के अंदर, कितने फट्टड़ हुए, 7 मौके में मारे गुलकनी ने, ठीक है। और फिर उसके बाद हुड्डा की आ गई। हुड्डा ने चलो मारने से तो परहेज रखा, लेकिन किया तो किसानों के लिए कुछ नहीं। और उसके बाद इनकी आ गई, इनकी आपके सामने फिर जैसी चल रही है, डंडा परेड तो ये भी बढ़िया करते हैं हमारी। अभी आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया, जब उनकी सरकार थी, कंडेला कांड हुआ, 7-8 किसान मारे गए। 7 मरे। हाँ, तो लोकसभा चुनाव हुए,
आपने इनेलो को समर्थन दिया था अभी 2024 में, तो उसके पीछे का क्या कारण रहा? उसके पीछे तो मेरी कांग्रेस से एक कांग्रेस से मतलब वो जैसे कह रहे हैं ना, दुखी था, उनसे बदला लेने का एक वो तरीका था। क्यों इन्होंने मेरे को दीपेंद्र ने बुलाया, दीपेंद्र ने बुलाया कि आपको हम राज्य उसका लोकसभा की टिकट देना चाहते हैं। तो मैं तो जाके भी राजी नहीं था। मैंने कहा मैं आपके पास ऐसे तो मिलने नहीं आऊंगा, कॉमन जगह पे क्या मिल सकते हैं। तो चंद्रशेखर की एक बार गोली चली थी, आपको पता होगा। उसके बाद उसने रैली की थी, उसकी रैली पे हम इकट्ठे हुए। वहां पे बात करने का मौका नहीं था, तो जयंत के दफ्तर में जाके हमने फिर मीटिंग की। और उस मीटिंग में वो आधा घंटा करीब मीटिंग हुई। उसने वादा किया अपने आप, मैंने नहीं से कुछ भी कहा, और बाद में आके भाग गए। अरे भैया ऐसे ही भागो, फिर मेरा बेवकूफ क्यों बनाया भाई? ठीक बात है। दूसरी चीज, अगर तुम किसान के हितैषी हो, पर अगर किसान का बोलने वाला वहां चला जाए तो आपको तकलीफ होगी। तो वो इन्होंने धोखा जो किया था, उसका हमारे पास वैसे तो चौटाला से सबसे ज्यादा तो हम चौटाला नहीं पीटे। चौटाला ने हमारे सारे परिवार, इतना तो किसी ने भी नहीं किया था, तो बीजेपी ने भी नहीं किया मेरे साथ। मेरी घरवाली जेल में डाली, अच्छा, छोटे भाई की घरवाली जेल में डाली, मेरे को जेल में डाला, मेरे भतीजे को जेल में डाला, मेरे नौकर को जेल में डाला, हमारे ड्राइवर को जेल में डाला। जो ये कर सकता था वो गुंडागर्दी की। लेकिन फिर वो जैसे होता है ना कि वो दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं दूसरे से बदला लेने के लिए, इसलिए उसका किया था। चलो, अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, क्योंकि जो भी किसान आंदोलन हुआ, चाहे अब हुआ जो, या पहले जो 2020 में हुआ, 21 में हुआ, सबसे ज्यादा एक्टिव किसान जो रहा हरियाणा और पंजाब का। मौजूदा दो सरकारें हैं, चाहे हरियाणा की सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार हो, इन सरकारों में कौन सी सरकार आपको लगती है कि जो कुछ किसानों के लिए कुछ तो कर रही है? देखिए, मैं जो आपको बता हटा हूं कि ये सारे कारपोरेट के लिए काम करते हैं। किसान तो इनके आगे भेड़ बकरी है, इनका केवल वोटर है। वो कैसे वोट डाल सकता है, केवल वहां तक सीमित है। कैसे मूर्ख बनाने से डाल सकता है, जातिवाद पे धर्मवाद पे लड़वाने से डाल सकता है, या उसको कुछ लालच दे के डाल सकता है, जैसे भी डाल सकता है। वो तो इनका एक वोटर है, और बाकी तो ये कारपोरेट के लिए काम करते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने जो शुरू में काम किया था दिल्ली के अंदर, अगर हम देखें जब केजरीवाल की सरकार आई थी, उसने एक बार आके निचले लोगों के लिए काम किया था। जैसे इलाज का, अब इलाज कहाँ करा सकता है? हमारे देश की 80% जनसंख्या जो है, क्योंकि इलाज का भी व्यापारीकरण कर दिया। अगर 50 लाख रुपए का इलाज हो, करोड़ रुपए लगते हैं इलाज पे, तो हमारे देश के कितने नागरिक करवा पाएंगे? आज तक ABC किसी सरकार ने क्या इस पे को ध्यान दिया कि हाँ सबका फ्री होना चाहिए भाई? जब 3 लाख तनख्वाह लेने वाले अफसर का होता है, जब अरबपति नेता का फ्री होता है, तो आम जनता का क्यों? तो आम जनता कहाँ जाएगी जी? मरे। तो जो आंदोलन हुआ 2020-21 में, तो कहाँ लगता है आपको कमी रही कि जो किसानों की पूरी मांगे थी वो नहीं मानी? कमी तो उसमें जनता की तो कमी नहीं थी। उसमें जनता ने तो जितना हम सोच सकते थे उससे 100 गुना ज्यादा सहयोग किया। फ्री के लंगर लगाए, खाली लंगर नहीं, किसी ने जलेबियों का लगाया, किसी ने पकौड़े का लगाया, किसी ने जुत्ती गांठना फ्री, नाई भी फ्री। और मतलब हम कहीं तीर्थ स्थान पे भी चले जाएं तो रेट 1.5 गुना होते हैं। लंगर को लेकर भी काफी चर्चा हुई, वहां हर चीज फ्री। पीजे का लंगर चल रहा है, किसान पीजे, मगर पता नहीं क्या किस चीज का चला दिया। और वहां पे जूते बांट दिए लोगों ने लाके, कपड़े बांट दिए लोगों ने लाके, गद्दे बांट दिए लोगों ने लाके, कोई कसर लोगों ने बाकी नहीं छोड़ी। कपड़े धोने की मशीन ने बांट दी, पंखे बांट दिए, पता नहीं क्या क्या बांट दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां जो कमी रही हमारे नेताओं की रही। क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है कि एक जगह चौकड़ी मार के बैठ के 12.5 महीने बैठे रहे। हमें करना ये चाहिए था कि हमें एक टाइम देके
15 दिन बाद एक टाइम दे के भैया ये टाइम आपके पास है हमारी बात मानने का, या तो मान लीजिए, और वरना हम सांसद घेरेंगे। घेरेंगे क्या, अंदर घुसेंगे, गद्दे वहीं डालेंगे, हमारा धरना वहीं पे चलेगा। मारना, हम आई मरने के लिए रहे हैं, या तो गोली मार देना या हमारी बात मान लेना, दोनों में से एक रास्ता चुन लेना आप। आपको हम हाथ नहीं उठाएंगे। इससे माहौल भी खराब हो सकता है। नहीं, जैसे माहौल तो लाल तब किले खराब वाली होगा घटना है। जब हम हमला करेंगे। मैंने ये कहा था कि हम रस्सी से हाथ बांध दें, कुर्ते निकाल दें, और हम मरने के लिए आ रहे हैं भाई, या तो हमें मार देना वरना तुम्हारे सांसद घेरेंगे। लेकिन हमारे बड़े बुद्धिजीवी किसान लीडर थे, वो फिर नहीं माने, और नहीं माने तो उस आंदोलन में हमें ऐसा करके उठना चाहिए था कि 20 साल तक दोबारा आंदोलन न करना पड़े। सरकार को ये मनवा दो कि जनता बड़ी होती है, सरकार को ये मनवा दो कि ये ये लोग हमारे मालिक हैं, सरकार लोगों की मालिक नहीं है। लेकिन बस वहां तक ले नहीं गई। जो आंदोलन कमजोर हुआ उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि एसकेएम ने कहा था कि जो आप भी हिस्सा रहे एसकेएम का, एक चेहरा थे, बड़े चेहरा थे, कि जो एसकेएम का था कि जो भी राजनेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल से हैं उनको मंच साझा नहीं करने देंगे। जब आंदोलन चला तो ये था, लेकिन फिर आप ही लोग चुनाव लड़ने पंजाब चले गए। देखिए, ये कुछ पापी लोग थे, दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में थी। वो दुष्ट आत्माएं देश को बचाना नहीं चाहती, वो अपना रोजगार, अपना नाम चलाना चाहती हैं। जब एसकेएम बना तो गैर राजनीतिक कहाँ था, ये शर्त कहाँ थी? मैंने सुझाव दिया था एसकेएम बनाने का। पंजाब में राज्यपाल जी ने आंदोलन को उठाया, हरियाणा में मैंने आंदोलन को उठाया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो था, एक आपको ध्यान होगा जब दिल्ली कूच का 26 तारीख का था, ये हमारा नहीं था, ये ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का था, जिसके अध्यक्ष वीएम सिंह थे। और उन्होंने 1-1.5 महीने के 2 महीने के प्रोग्राम लगातार दे दिए थे, इतनी तारीख को ये प्रदर्शन, इतनी तारीख को ये प्रदर्शन, और 26 नवंबर को दिल्ली कूच, ये उनका था। और उन्होंने मेरे को और राज्यपाल को बुला लिया कि भैया इसको आगे कैसे बढ़ाएं। मैंने उनको सुझाव दिया था कि आपके पीछे कोई नहीं लगेगा सारे देश में, आप कॉमन संस्था बनाइए, ये नाम सुझाया था, मान लिया, उनकी समझ में आ गया, और इसकी एक कमेटी बनाइए। उसमें 5 मेंबरों की कमेटी बन गई, वीएम सिंह, राजू शेट्टी और योगेंद्र यादव और राज्यपाल, और एक मेरा नाम था। राज्यपाल को छोड़ के बाकी चारों चुनाव लड़ चुके थे, और उनकी पार्टियां भी थी, मेरी जो पार्टी नहीं थी, वीएम सिंह की पार्टी थी, और राजू शेट्टी की पार्टी थी, योगेंद्र यादव की पार्टी थी। राजनीतिक कैसे हुआ जी? एक बात, तो मिनिमम एजेंडे पे स्कैम बना था कि एमएसपी पे और 3 कानूनों पे हम इकट्ठे हैं, बाकी तो अपने अपने संगठन है, और 3 कानूनों पे इकट्ठे लड़ रहे थे। और दूसरी बात, मैं पापी क्यों कह रहा हूं, मैं इनको दुष्ट आत्माएं क्यों बोल रहा हूं? जब 12.5 महीने बैठने के बाद, 750 मरवाने के बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई, ना तो लड़े। अब लड़ने का तो था, ठीक है, मरने के लिए आ रहे तो मारो, हमारे संसद पे ना तो लड़े और ना वापिस आए। और ये बहाना लेके तो आए कि मोदी ने 3 कानून वापस ले लिए, किससे बात करके लिए थे? मीटिंग करके लिए थे क्या? घोषणा ही कर दी ना, एमएसपी पे कोई बात तो नहीं हुई ना। 14 मीटिंगों में एक बार भी एमएसपी पे चर्चा नहीं चली। मेरे कहने के बावजूद इन लोगों ने ये कहा हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम तो 3 कानूनों के लिए आए। आज जो फिरते डिंगे मारते कि हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, तब कहा थे ये? तब तो ये कहते हम एमएसपी के लिए आए नहीं, 3 कानूनों के लिए आए हम। तो फिर मेरी बात कड़वी होती है तो उसके फिर नेगेटिविटी जाती है। तो दूसरी बात, अगर
हमारी बात नहीं मानी गई, तो वहां फैसला ये होना चाहिए था जब वहां से वापस मुड़े कि यार 750 मरवा दिए फिर भी बात नहीं मानी गई, इससे बड़ा आंदोलन हो ही नहीं सकता, फिर भी बात नहीं मानी गई। अब रणनीति बदलो, अब वोट का आंदोलन लड़ेंगे। पंजाब के अंदर चुनाव आ गया, पंजाब के अंदर सब पार्टियां बाहर, किसान और मजदूर ये चला जो है सरकार बनाएंगे, वहां पूरे एसकेएम पंजाब के अंदर वोट का आंदोलन चलाएगा और पंजाब के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, बाहर का कोई नहीं लड़ेगा। फैसला तो ये करना चाहिए ना। इन्होंने फैसला किया, दुष्ट आत्माओं ने फैसला क्या किया, दुष्ट आत्माओं ने फैसला ये किया कि जो चुनाव लड़ेगा उसको एसकेएम से बाहर निकालेंगे। सारे कामरेड चुनाव लड़ते हैं, सारे कामरेड, और किसने नहीं लड़ा? टिकैत ने भी चुनाव लड़ा था, कक्के ने भी चुनाव लड़ा था, कौन से ने नहीं लड़ा था? मैंने भी लड़ा था, फिर तब नहीं दिखता था जब एसकेएम बनाया, तब आंखें फूट रही थी। तो इन्होंने अपने टांग ऊपर रखने के लिए कि इनको किनारे कैसे किया जाए, इसलिए ये कहा। और अगर वोट का आंदोलन पंजाब में किया होता तो 100 सीट किसानों की आती। अब जो और अब उन्हीं राजनीतिकों ने एक तरफ गाड़ी पे किसान यूनियन का झंडा, दूसरी तरफ उसी गाड़ी के ऊपर आम आदमी पार्टी का झंडा और बना के, और अब उनके आगे बैठे, अब कहते हैं भगवंत मान बहुत माड़ा। क्यों बना? किसने था? भैया आपके लिए तो बादल माड़ा, आपके लिए तो बीजेपी माड़ी, आपके लिए तो कांग्रेस माड़ी, आपके लिए ये भी माड़ा, खुद आपने लड़ना नहीं, फिर दोबारा अंग्रेजों को ले आओ। एक ही रास्ता बच रहा है फिर तो आपके पास, फिर दोबारा अंग्रेजों को बोलो महाराज हमारे से गलती होगी, आपको हमने बाहर निकाला था, आप आइए दोबारा राज करिए। तो ये जो आंदोलन हुआ अभी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे, गुरनाम सिंह चुढ़ुनी इसमें कहीं ज्यादा? अरे यार क्यों, मतलब मेरे से उल्टा सीधा खुआते, कोई और सवाल कर लो। नहीं, उसमें उस तरह की भूमिका, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा। भैया मैं तो 3 बार गया कि अगर आपने आंदोलन करना है तो पिटोगे, सब इकट्ठे होके कर सकते हैं, सब इकट्ठे होकर कॉमन कमेटी बना के दोबारा लड़ लो, लड़ा जाएगा। जैसे दिल्ली आंदोलन लड़ा, जय दिल्ली आंदोलन में था, मेरी बात को नकार दिया गया। यहां तक किया गया कि 500 आदमी लेके गया मैं खिनौरी धरने पे, एक स्टेज से एक बार ये नहीं बोला कि गुरनाम सिंह भी आया है। जनता खुश थी, नेताओं के पेट में दर्द था, और 1 मिनट का बोलने का टाइम नहीं दिया गया, तो कैसे कोई चले जाएगा जिनके पास। और हरियाणा के कुछ और लोग भी गए थे जो भगाए थे वहां से उन्होंने। तो इसमें आपको लगता नहीं कि जो भी मतभेद रहा किसानों का, जो भी गैप रहा, कम्युनिकेशन गैप रहा, उसका नुकसान किसानों ने उठाया इस आंदोलन में जो ये अभी हुआ? किसानों के आंदोलन का सत्यानाश हो गया, किसानों की रेपुटेशन का। अब कहाँ कैसे आंदोलन होगा? अब तो ये जो चला है पीछे घटनाक्रम, इसमें किसानों की साखगिरी है, और गिरवाई किसने? हमने खुद, हमारे नेताओं ने खुद, ये कह के कि एक गैर राजनीतिक बनाएंगे। अरे सारे गैर, भाई कौन से की राजनीति की बात कर रहे हो आप? किसकी राजनीति की बात कर रहे हो आप? राजनीति की बात तो तब करो अगर हम राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे हो। हम आंदोलन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, समझ गए ना? बड़ा माइंड वॉश करने की बात है। अगर हम बाकी जो राजनीति है वो राजनीति करने के लिए राजनीति कर रही है, हम आंदोलन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब कोई कानून बन गया, अब अगर एक एमपी या मान लिया एमएसपी का आंदोलन है, अगर एक एमपी राज्य उसके लोकसभा के अंदर जाएगा और लोकसभा के अंदर कपड़े निकाल के बैठ जाएगा, वहां पे भूख हड़ताल में बैठ जाएगा, वहां पे मरने के लिए बैठ जाएगा कि ये बताओ कि फसल बीजने से पहले आपने भाव तय किया, उसका अर्थ क्या है? फसल बीजने से पहले आपने भाव तय किया और फसल खरीदने के टाइम आपने कह दिया एमएसपी में नहीं खरीदेंगे, तो फिर उसका अर्थ क्या? उस तय क्यों किया? क्या कोई जवाब बचेगा वहां संसद के अंदर? लेकिन वहां तो कह रहे हम जाएंगे नहीं। अरे फिर देश आजाद क्यों कराया था भाई?
अरे फिर वोट का राज कहाँ हुआ? अरे दुष्टो, वोट से राज बढ़ता है, राज से देश चलता है, राज से कानून बढ़ते हैं, कानून से देश चलता है। अरे दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास अन्न उत्पादन जिसको खा के आदमी जिंदा रहता है, हम उस चीज के मालिक हैं जी। लेकिन अगर हम कह दें ना कि एक साल बेचना नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं स्वाए जाएंगे बेचने के लिए। अगर हम एक साल कह दें बेचना नहीं तो स्वाए बीजेंगे। आंदोलन हो सकता है, हम ये कह दें ठीक है आप अमेरिका से मंगाना चाहते हो ना, खड़ा लो देश को अमेरिका से मंगा के भैया, हम तो अपने जितना हमें चाहिए उतना बेचेंगे, या हम बेचेंगे नहीं भैया, आपको मंजूर है तो आप ले लेना हमारी 4000 रुपए गेहूं, नहीं मंजूर है तो मत लेना, हम बेचेंगे भी नहीं आपको। तो अब राजनीति ही। और दूसरी चीज हमारे पास वोट है, 100 में से 65 वोट के हम मालिक, वोटों से राज बढ़ता है। ये कहते हैं नहीं नहीं, राज में हमारा कोई दखल नहीं, राज चाहिए पूंजीपतियों का, जो 10 करोड़ खर्चेगा वोट तो हम उसको डालेंगे, आपने खर्चना ही नहीं, आपके पास खर्चा है नहीं, आपको हम वोट नहीं डालेंगे, जो 10 करोड़ खर्चेगा उसको वोट डालेंगे। अरे भाई जो 10 करोड़ खर्चेगा तो 100 करोड़ कमाएगा, फिर हम क्यों भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? पूंजी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, व्यापारीकरण करके रख दिया। यहाँ पे बहुत से जो नेता हैं आज जो संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं अलग अलग, वहां पर भी उनसे भी विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हुआ है जनता का, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे थे जो किसान हितैषी बन के गए थे, लेकिन संसद में जाके फिर किसानों की बात ना करना, किसानों की जो कानून है उनमें समर्थन ना करना, तो वहां भी कहीं ना कहीं विश्वास जो है जनता का खत्म हुआ है इन नेताओं के प्रति। देखिए मैं पहले ही कहता हूं, उनका दीन, उनका धर्म, उनका ईमान सब कुछ सत्ता है। अगर उनको ये कह के वोट मिलती है कि किसानों को एमएसपी दो, तो वो ये बोल देंगे। अगर उनको ये कह के वोट मिलती है कि किसानों को एमएसपी क्यों दो, महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो ये बोल देंगे। तो यहाँ यही सवाल होता है कि जो नया जा रहा है, जो भी नेता नया जा रहा है किसानों की बात रखने के लिए, उस पर जनता कैसे? अच्छा कैसे चला गया नया, बताइए मेरे को। अगर चला जाए। नहीं नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किसानों का नेता वहां आज तक नहीं गया, वहां कौन गया है? बीजेपी का नेता। वहां गया है कांग्रेस का नेता। किससे सीट वोट ली उसने, किससे टिकट ली उसने? पार्टी से, या तो बीजेपी से ली, या कांग्रेस से ली, या किसी और पार्टी से ली, उससे टिकट ली ना। जनता ने तो वोट तब डाले कि उससे टिकट मिली, तो जनता का एहसान नहीं है, उस टिकट देने वाले का एहसान है। और उसके बॉस ने, जिनने पार्टी चलानी है, उसको पैसे किसने दिए? उसको पैसे कारपोरेट ने दिए। जब कारपोरेट ने पैसे दिए तो वो कानून किसके लिए बनाएगा? कारपोरेट के लिए। और जो उसका चिल्ला, जिसको हम एमपी बोलते हैं या एमएलए बोलते हैं, वो तो उसी की बात करेगा ना, क्योंकि आगे भी तो टिकट लेनी है भाई। लोकतंत्र है ही नहीं, पार्टी तंत्र है। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब पंजाब में चुनाव आने हैं, हालांकि थोड़ा समय है, तो तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ूंगा। तो मैं तो जो पार्टी बनाई है वो भी कैंसिल करवाऊंगा। जब कोई मरना चाहता है तो मरे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसानों की मौजूदा जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, कैसे उसमें सुधार हो सकता है? मेरे दिमाग में बात बैठी है, वो ये बैठी है कि अकेला किसान ही दुखी नहीं है। यहाँ पे मजदूर भी दुखी है, यहाँ पे दुकान वाला भी दुखी है, यहाँ पे आधी इंडस्ट्री बंद होगी, कई लाख इंडस्ट्री बंद होगी छोटी, कई लाख बेरोजगार अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं उन अंग्रेजों के देशों में जहां जिनको हमने भगाया था वहां पे जा रहे हैं, डोंकी में जा रहे हैं, मर रहे हैं रास्ते में। माँ बाप यहाँ तड़फ रहा है, बेटा वहां तड़फ रहा है। और यहाँ अगर किसी कंपनी में काम मिल भी गया, किसी फैक्ट्री में काम मिल भी गया, तो मैंने देखा कि 12-12 घंटे खड़े हैं, स्टूल भी नहीं है बैठने के लिए। आप ये बड़े बड़े मॉल खोलो, उनमें चले जाइए, जो सेल्समैन है वहां वो 12,000 पे है, 10,000 पे है, स्टूल नहीं मिलेगा। 12 घंटे करने का स्टूल नहीं मिलेगा, क्या हालत होगी उसकी।
ये हाल देश का हो गया। दुखी सारे हैं, यहां तक के दुखी पत्रकार भी हैं। अब आप अगर जनता के पक्ष की बात करोगे, आपसे भी कल हो सकती है वही, आपसे भी हो सकती है। आपके ऊपर भी एक बार मुकदमा दर्ज हुआ था, बोलोगे तो होगा। मेरे साथ तो हो चुका है। हो चुका है ना। तो देश कहां जा रहे हैं? आर्थिक गुलामी की तरफ। पत्रकार को भी बोलने की आजादी नहीं है। तो मेरे जो दिमाग में बात ये आई है कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए और सब इकट्ठा करके पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन लड़े कि आज नीचे से भूखे मरना शुरू हुए और ये संख्या बढ़ के आज 23 करोड़ 24 करोड़ होगी, जिनके पास केवल 2 टाइम की रोटी नहीं है, इलाज कराने की समर्था नहीं है, पढ़ाई का व्यापारीकरण हो गया, इलाज का व्यापारीकरण हो गया, सत्ता राजनीति का व्यापारीकरण हो गया। तो इस देश को बचाने की जरूरत है पूंजीवाद से। पूंजीवाद का दीन धर्म पैसा होता है, उनके लिए जान की वैल्यू नहीं है। यहां तक है कि दवा जिसका ऑपरेशन होने की जरूरत नहीं उसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं। यहां तक है पैसे कमाने के लिए 10 रुपए की गोली या 100 रुपए की कीमत लिख दी, उसी दुकान में मिलेगी बस एक पे। ठीक है, तो हमें जो है इस देश को अगर बचाना चाहते हैं पूंजीवाद रूपी नाग से, वरना पूंजीवाद रूपी नाग सबको डसेगा। नीचे से आना नंबर हुआ है, शुरू हुआ है। अब अभी तक जो आगे करोड़पति हैं उनका आएगा, इसमें खरबपति और ऊपरले कौन से पति बोलते हैं मेरे को नहीं पता। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये तो मैं आंकड़ा आपको 2 साल पहले का दे रहा हूं, उसके बाद और भी बड़े होंगे। यानी एक आदमी के पास इतनी कमाई है कि अगर उसके सारे परिवार को 2-2 हजार के नोट गिनने पे लगा दे तो उसका सारा परिवार 24 घंटे गिने तो अपनी कमाई नहीं गिन सकता एक दिन में। और दूसरे के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। यहाँ क्या नीति चल रही है? पहले भूख दो, फिर भीख दो, फिर वो एहसान मानेगा। जब भूखा मरेगा तो उसको 5 किलो अनाज भी ये लगेगा, यार बहुत मिल गया तेरे को। तो उस नीति पे चल रहे हैं। अगर हमने इस नीति से लड़ना है, देश के पास है सारा कुछ लेकिन बेच दिया गया। देश का जो प्राकृतिक संसाधन है सारे बेच दिए गए। सारे देश के थे वो, तो किसी पूंजीपति के थोड़े ही थे। 1 रुपया किले में जमीनें बेच दी गई इनको। हवाई अड्डे, बंदरगाहें, रेलें, कंपनियां, बैंक सब नीलाम कर दिए। जनता कैसे बचेगी? तो मेरे दिमाग में जो नक्शा है वो ये है कि इन सभी को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ा जाए। अगर उसने समर्था दी तो ये तो हमारी प्लानिंग है। आदमी की प्लानिंग और परमात्मा की प्लानिंग में तंत्र होता है। आदमी की प्लानिंग तो उल्टी सीधी कुछ भी हो सकती है। अगर उसको ऊपर वाले को मंजूर हुआ तो होगा, और नहीं मंजूर हो तो यह नहीं होगा। हमारा तो जो धर्म बनता है उतना सोच रहे। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, आप राजनीति भी कर चुके हैं, आंदोलन भी करते हैं, तो कैसे देखते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन को? क्यों जरूरत पड़ी 1 नेशन 1 इलेक्शन की? इससे देश को क्या फायदा सोच रहे हैं आप पत्रकार हो, आपका दिमाग आम आदमी से ज्यादा तेज होता है। सरकार क्या फायदा होगा? सरकार कह रही है कि जो खर्च है अलग अलग इलेक्शनों में होता है, समय बर्बाद होता है, तो उसको करने के लिए वो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना। अच्छा, 15 कैसे देखते हैं? 15,35,000 करोड़ कारपोरेट का चंदा ग्रांडों का माफ कर दिया, तब तो देश नहीं उजड़ा। इलेक्शन में देश उजड़ जाएगा, उसमें उजड़ जाएगा देश। इसके पीछे एक और कहानी है। इसके पीछे है कि भारत में 2 ही पार्टी का राज होना चाहिए। 2 पार्टी राज। और वो 2 पार्टी राज क्यों चाहिए? क्योंकि कारपोरेट दोनों को आसानी से सेट कर ले। 20 पार्टियां हैं तो भैया कोई एक सिरफिरी भी आ जाएगी, ठीक है। या जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक एमपी अगर ऐसा सिरफिरा चला गया वहां पे और जिसने जाके वहां पर खड़ा कर दिया तो फिर, इसलिए ये चाहते हैं 2 पार्टी राज। ये कारपोरेट की प्लानिंग है और भारत जो है वो कारपोरेट की प्लानिंग में काम कर रहा है। दूसरी बात, 1000 लोगों की फाइलें तैयार हैं। केजरीवाल खराब करेगा तो केजरीवाल जाएगा, केसीआर खराब करेगा तो केसीआर की बेटी भी जाएगी, लालू खराब करेगा तो लालू जाएगा।
अखिलेश खराब करेगा तो अखिलेश भी जाएगा अंदर, या तो ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, और वरना भैया फिर जाओगे अंदर जाओगे। और नेता जो है वो बड़े डरपोक होते हैं। क्यों? उन्होंने जेल तो कट्टी नहीं होती, वो तो आरामदेह होते हैं। उनको तो ये है कि बस यार राजनी आएगी, इतनी बात है ना। अब मायावती है, कई साल से को देखा है कुछ करती? क्यों? जब थोड़ी खराब करेगी तो फिर उनके मुकदमा सामने है। 1000 लोगों की फाइलें तैयार हैं, और मैं तो ये कहता हूं इन 1000 को अगर देश बचाना है तो इन 1000 को एक मंच पे आ जाना चाहिए। भैया खोलो जेलें, खोलो जेलें, हम चल रहे हैं, हम बचाएंगे इस देश को। उनको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप यहाँ आए। धन्यवाद आपका जिन्होंने बोलने का मौका दिया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिनसे हमने हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जो जनता इनसे सुनना चाहती है, जानना चाहती है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसान आंदोलन से।